यस सर। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में कहां पर थे भाई? सर ई नॉट सेल। गुड इवनिंग। ई नॉट सेल, अच्छा ठीक। यानी लास्ट क्लास में बात हुई थी कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप उसको शी के साथ जोड़ दीजिए, और शी के साथ जोड़कर जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी उससे अपना काम चला लीजिए, क्योंकि दूसरे वाले शी को तो आपने 0 बोल रखा है, तो जो भी वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली आपकी वजह से होगा, वो तो 0 है। तो अल्टीमेटली आप इस तरह से तमाम लोगों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बना सकते हैं और एक सीरीज तैयार कर सकते हैं। क्या बेटा? सर स्क्रीन टेढ़ा दिख रहा है। स्क्रीन टेढ़ा दिख रहा है? आप नीचे दिख रहे हैं। थोड़ा आज अजीब है। आज अजीब इसलिए कि कहीं और से क्लास ले रहा हूं यार। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? बाद में सेंटर पे हो। भाई ठीक है यार, अच्छा तो लग रहा है। आज मैं इंदिरापुरम सेंटर पे हूँ, तो आप इसीलिए टेढ़ा भी देख रहा हूँ ऐसा। इंदिरापुरम सेंटर में जो है यहाँ कैमरा है, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, है ना? तो लेकिन टीवी इधर लगा हुआ है, तो तुम्हें देखने के लिए मुझे टीवी देखना पड़ता है और कैमरा टेढ़ा हो जाता है, तो बड़ा दिक्कत है इसमें, है ना? तो बहरहाल, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि लास्ट क्लास में हमारी ये डिस्कशन हुई है कि जो हमारी ई नॉट वैल्यूज हैं, वो ई नॉट वैल्यूज को मैं शी के साथ जोड़कर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकता हूं और उनको एक सीरीज में रख सकता हूं जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। तो मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के लाया हूं, तुम उसको चाहो तो एक बार सिर्फ देख लो ऐसे ही। इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। जैसे लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जितनी भी वैल्यूज मैंने डाली हैं ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05, यानी माइनस का मतलब कम या ज्यादा? ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ या कम? कम हुआ। कम हुआ, माइनस में 3.05 छोटी वैल्यू। इसका मतलब हुआ लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए लिथियम प्लस के रिड्यूस होने के चांसेस वो कम। और इसीलिए कहा जाता है कि ये आदमी जो है हमारा लिथियम, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? वो आदमी जो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। तो यानी लिथियम जो है वो लिथियम प्लस में तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस होने के चांसेस कम है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम। यानी जिस आदमी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिस आदमी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि बहुत कम है, इसलिए लिथियम प्लस के रिड्यूस होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि लिथियम ऑक्सीडाइज तो आसानी से हो सकता है, लेकिन रिड्यूस होने की टेंडेंसी वो उसकी कम। सब लोग समझ पा रहे हैं? यानी ये जो सीरीज बनाई गई है, ये सीरीज ये सोच के बनाई गई है कि आप इन सब लोगों को आप शी के साथ जोड़िए और शी के साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालते जाइए और उस रीडिंग की एक सीक्वेंस तैयार कर लीजिए। और ये जो सीरीज तैयार होगी जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देंगे, एनसीईआरटी में भी ये बनी हुई है, इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। बस काम की बात इतनी है कि अगर मैं फ्लोरीन को देखूं तो फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, यानी फ्लोरीन के रिड्यूस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इस केस में रिड्यूस होने के चांसेस सबसे कम है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यानी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर एक आइडिया ये लग रहा है कि जो ऊपर के लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल्स कम है, और जो नीचे के लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी नीचे वाले लोगों का रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा और ऊपर वाले लोगों का ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। अब देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3.05, यानी लिथियम के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है, रिड्यूस होने के चांसेस कम। लेकिन फ्लोरीन के रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम, इसलिए लिथियम के लिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज किया गया है और फ्लोरीन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग वर्ड यूज किया गया है। और ये लॉजिकल है, लॉजिकल इन द सेंस कि अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाए कि ये बताइए, अभी हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशंस फटाफट देख लेते हैं जिससे आइडिया लगे। तुम्हें ये सीरीज याद तो नहीं करनी, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना है कि कौन से लोग हैं जो हमारे शुरू के लोग हैं। जैसे आप देखिए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब वो लोग हैं जो सीरीज में ऊपर होते हैं।
और ये जो नीचे महंगे वाले लोग हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये सब महंगे वाले लोग हैं जो नीचे होते हैं। यानी नीचे वाले वो लोग हैं जिनके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ऊपर वाले लोग हैं जिनके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें एक आइडिया लगेगा जब हम इस केमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसपे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये सीरीज का एक रफ आइडिया ले लिया जाए। अगर इस सीरीज को याद कर सकते हो तो याद, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव सवाल जो है कभी कभी इस सीरीज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। मान लीजिए वो हमसे ये कहता है कि इस सीरीज में दो लोग दे रखे हैं, और एक आदमी ये दे रखा है और एक आदमी ये दे रखा है। ये दो लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखे हैं। अब ये पूछा जा रहा है, बताइए इनमें से तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ये सवाल आ गया। तो इसका सीरीज से ही एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, ग्रेट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसआरपी ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। समझो बात, यानी अगर मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मेरे रिड्यूस होने की संभावनाएं ज्यादा है, और अगर मेरे रिड्यूस होने की संभावनाएं ज्यादा है तो इसका मतलब मैं खुद तो रिड्यूस हो जाऊंगा लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा, मैं तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाऊंगा। बताओ समझे? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बताई गई? उल्टा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी लेसर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की संभावना कम, लेकिन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई तो मैं एक जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट माना जा सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। यानी जिस आदमी का एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, और इसी वजह से वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। और जिस आदमी का एसओपी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। कुछ समझे बात को? यस सर। जैसे आप इन दोनों को देखिए जरा, मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है ये बताओ। रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? एक बार चेक करो जरा, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। सर ये आपने दोनों रिडक्शन दे रखे हैं, चलिए ठीक। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सर ये MnO4 माइनस का Mn2 प्लस में कन्वर्जन का E नॉट वैल्यू बढ़ी, तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी इसके रिड्यूस होने की संभावनाएं ज्यादा है, और अगर इसके रिड्यूस होने की संभावनाएं ज्यादा है तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी KMnO4 और K2Cr2O7 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा KMnO4 होना चाहिए। बताओ समझे बात को? कहने का मतलब ये हुआ। ये और इसी तरह से उल्टा सवाल बन सकता है कि दोनों के एसओपी वैल्यूज दे रखे हैं। अगर एसओपी वैल्यूज दे रखे तो क्या मतलब हुआ? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहता है, जो रिड्यूस होना चाहता है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। यानी एसआरपी वैल्यूज और एसओपी वैल्यूज को देखकर आप 2, 3, 4 लोगों में ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है और किसके ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा है। बस थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती मत करना, जिसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, और जिसके ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। बस ये ध्यान रखना। कुछ समझ पाए बात? यस सर। यानी एक कैटेगरी तो सर सवालों की ये बन सकती है। एक छोटा ऑब्जेक्टिव जिस लेवल पर आजकल मेंस का पेपर चल रहा है, सर एक छोटा सा सवाल बना देगा, 2-4 आदमियों के ये दे देगा रिडक्शन पोटेंशियल। हो सकता है रिडक्शन पोटेंशियल दे, हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हम चारों आदमियों के रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देगा तो आप उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा समझ रहा हूं? माइनस। तो आप चारों लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल को अपने सामने रख दीजिएगा, ठीक? उन चारों के रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लीजिएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ऊपर होगा आप क्या बोलेंगे? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ समझे? और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नीचे होगा, खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो आसानी से रिड्यूस हो सकता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक, ये हमारा पहला फीचर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं। दूसरा फीचर क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। तीसरा फीचर, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनोड किसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एनोड आप किसे कहेंगे? थोड़ा सा अकल लगाओ। एनोड पर क्या ऑक्सीडेशन, कहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है? याद है? ऑक्सीडेशन अगर होता है तो मैं ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार होना चाहिए। ऑक्सीडाइज वो होना चाहता है जो जिसका ऊपर के लोग हैं या नीचे के? जो नीचे के, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, ऊपर हो। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ वो रिड्यूस होना चाहता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ऊपर वाले लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में था, इसका मतलब रिड्यूस नहीं होना चाहते, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, वो एनोड बनेंगे। समझो बात को, एनोड हमेशा ऊपर वाले लोग होने चाहिए। बताओ समझे कि नहीं?
Yes, sir. भाई Yes, समझ yes, में sir. आ रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें सर ये वाले लोगों को देखिए ना, ये सर कैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सर माइनस बर्बाद, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओहो प्लस में बढ़ जाएगा, यानी ये वो लोग हैं जो ऑक्सीडाइज होना। और यहाँ के लोग देखिए क्या है सर, इनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, +5 +0.7 +0.34 सर 0.8, सर ये वो लोग हैं सर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, तो ये लोग तो रिड्यूस होना चाहते हैं और ये ऊपर वाले लोग ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो बताओ एनोड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड वो आदमी होना चाहिए जो सीरीज में ऊपर वाला है। Top बताओ पे। समझे? अब ये Yes, बताओ, सोच के जवाब देना, कैथोड कौन सा होना चाहिए? नीचे वाले कैथोड जिसका कौन सा होना चाहिए? reduction- किसी इलेक्ट्रोकेमिकल reduction सेल में potential कैथोड ज्यादा कौन सा होना सर चाहिए? जिनका एसआरपी ज्यादा हो। ऐसे नहीं, अब जिसका आपको बात रिडक्शन को समझना। पोटेंशियल ज्यादा हो। कौन से लोग हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले नीचे वाले। तो फिर क्या ये कहना ठीक है, सोच के जवाब देना भाई, क्या ये कहना ठीक है एनोड ऊपर वाले लोग होने चाहिए और कैथोड नीचे वाले लोग होने चाहिए, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. ना, नहीं बिल्कुल सर, सर ऊपर वाले में ही कैथोड दो। वो होना चाहिए जो एनोड के नीचे है, बस समझो, समझने की कोशिश करो भाई। आप ये कह रहे हैं कि सर एनोड जो है वो ऊपर वाले लोग होने चाहिए, हमने मान लिया, लेकिन सर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि कैथोड नीचे वाले होने चाहिए। एनोड अगर ये है तो कैथोड इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। जी। क्यों? क्योंकि सर अगर कैथोड इनमें से कुछ भी लेंगे तो जो सेल का ई नॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अकल लगाओ जरा, Yes, sir. चेक करके देखते हैं। Yes, sir. मान लीजिए मैंने एनोड जो है, मान लीजिए ये वाला ले लिया, ये कैल्शियम वाला ले लिया, -0.287, ये ले लेते हैं एनोड, ठीक? तो कैल्शियम हमारा एनोड हो गया, चलिए ठीक है। अब कोई मुझसे कह रहा है कि भैया ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने पोटेशियम को कैथोड ले लिया, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया किया, आपने पोटेशियम वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड ले लिया, चलिए ये भी मान लेते हैं। अब आप बताइए क्या क्या जुल्म किया आपने? अब आप ये बताइए, इस तरह के सेल में जिसका कैथोड आपने कैल्शियम लिया है और जिसका कैथोड आपने पोटेशियम लिया है और जिसका एनोड आपने कैल्शियम लिया है, इस तरह के इलेक्ट्रोड का, इस तरह के सेल का ई नॉट कितना आएगा? चलिए चेक करते हैं। हमने पढ़ा था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, याद है? तो चलिए yes, कैथोड कौन yes, सा है sir. सर आपका? सर मेरा कैथोड कैल्शियम है, चलिए कैल्शियम के पास चलते हैं। ये सर कैल्शियम का रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। Oxidation. रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन? सर ये एसआरपी है, सारे एसआरपी। इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब -2.936। क्लियर? यस सर। माइनस आते हैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन सा है? कैल्शियम। रिडक्शन पोटेंशियल ये रिडक्शन ही है -2.87, यानी -2.87। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव? Negative. अगर सेल का ई नॉट नेगेटिव आ रहा है तो सेल सर मजेदार नहीं है, आपका सेल काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने एनोड को ये लिया तो कैथोड उसके नीचे होना चाहिए सर। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात को? यानी एनोड के नीचे कैथोड होगा तो चलेगा। अगर आपने एनोड ले लिया कैल्शियम को और कैथोड ले लिया पोटेशियम को, सर गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब ई नॉट जो है आपका वो नेगेटिव आएगा और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मेरा सेल का ई नॉट वो नेगेटिव निकल के आए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? एनोड कुछ भी हो, कैथोड हमेशा उसके नीचे। यानी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए मैंने इसी वजह से छुपा भी ली थी ये डेफिनेशन। एनोड क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोड हायर अप इन द सीरीज, ठीक? फिर कैथोड के लिए ये नहीं बोला है लोअर, कैथोड के लिए बोला है एनी इलेक्ट्रोड लोअर देन एनोड। एनी इलेक्ट्रोड लोअर देन एनोड कैन बी कैथोड बिकॉज एट दैट पॉइंट द ई नॉट ऑफ सेल विल बी पॉजिटिव। अगर उल्टा हो गया तो सेल का ई नॉट नेगेटिव आ जाएगा और सेल का ई नॉट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कुछ समझ भी पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, आसान सी बात कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं और थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भाई कैथोड और एनोड किसे कहा जाए। तो लॉजिकली जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सर एनोड ऊपर होने चाहिए, कैथोड नीचे होने चाहिए, ठीक? लेकिन ये चाहिए वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि क्या इसका मतलब कैथोड ऊपर नहीं हो सकता? कैथोड सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऊपर हो सकता है और ऊपर हो सकता है और ऊपर हो सकता है, लेकिन सर वो एनोड के ऊपर नहीं हो सकता बस। क्योंकि अगर कैथोड एनोड के ऊपर चला गया तो सेल का ई नॉट नेगेटिव आ जाएगा, जो कि अभी मैंने एग्जांपल से देखा। अगर कैथोड एनोड के नीचे है सर, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर एनोड के नीचे है तो आप उसको कैथोड कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ई नॉट पॉजिटिव आए। लेकिन यह कंफर्म है सर, एनोड जिस जगह पर बनाया गया है अगर उसके ऊपर कैथोड बनाने की कोशिश करोगे तो वो सेल काम नहीं करेगा क्योंकि उसका ई नॉट नेगेटिव आएगा। ये नोएडा वाले बच्चे समझ पा रहे हैं भाई?
है? सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है तो शाम में बेटा क्लास खत्म होती है डॉक्टर को दिखाओ, एक बार चेक करवा लो, हो सकता है आई साइट का कुछ हो दिक्कत। सर कैमरा का डॉक्टर कहाँ पे मिलेगा? कैमरे में देख नहीं नहीं, कैमरे की कोई दिक्कत नहीं, कैमरा तो बड़ा साफ चल रहा है, देखिए। नहीं सर, दिख तो आता है यहाँ पे तो। नहीं सर, आ रही सर बीच बीच में। यस अच्छा, बीच बीच में गड़बड़ आ रही है। यस यस सर। यार सूर्यांश यार कुछ कर नहीं सकते यार, अब हम क्या बताएं इसमें। ठीक है सर, समझने ठीक है सर, सर, क्लैरिटी थोड़ी कम है लेकिन चल अगर जाएगा। अगर ज्यादा कुछ होगा तो देखेंगे, है ना, अभी थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। और अभी तो ऐसी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इस टॉपिक के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात आएगी, थोड़ा सा अच्छा। तो अब आते हैं चौथी पॉइंट पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सवाल आईआईटी में भी पूछा जा चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है मेडिकल लेवल पर। और इसका लॉजिक तुम्हें अपने आप देना है, ठीक। मेटल्स विच आर हायर अप इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स लोअर इन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी जो मेटल्स होते हैं जो सीरीज में ऊपर हैं, वो उन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं जो सीरीज में नीचे होते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे देखिए पहली इक्वेशन, CuSO4 जिंक से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो हुआ क्या, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद सल्फेट बना के अलग हो गया, ये रिएक्शन हो रही, ठीक। क्या ये हो सकती है? मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। जिंक जो होता है वो कॉपर के ऊपर होता है, कॉपर तो नीचे महंगे वाले लोग हो गए, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। अब देखो ये समझना जरा, क्यों मैं कह रहा था कि सीरीज का एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बताएगा कि जिंक ऊपर होता है कि कॉपर ऊपर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर कॉपर जो है वो नीचे के आदमी है और जिंक जो है वो ऊपर का आदमी। और अगर जिंक ऊपर है तो सर अभी आपने बताया कि जिंक जो है वो कॉपर को हटा सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, यानी कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से कॉपर को जिंक हटा सकता है, लेकिन जिंक के सॉल्ट सोल्यूशन से कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि सर कॉपर जिंक के नीचे होता है। ये सर आपके कहने पे मान लेते हैं, लेकिन कुछ असलियत तो कुछ और होगी ना। कोई सोच के बता सकता है क्या रीजन है, असलियत क्या है? फर्स्ट रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है कॉपर से, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो रहा है। बिल्कुल सही है, यही लॉजिक दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर +2 रिड्यूस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें कॉपर यहां +2 है और यहां कॉपर 0 है, यहां जिंक 0 है, यहां जिंक +2। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस कर रहा है। तुम बताओ क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चीज को अलाउ कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्यों? क्योंकि सर कॉपर रिड्यूस इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉपर सीरीज में नीचे होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो रिड्यूस कर सकता है। और जिंक सीरीज में ऊपर होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स कोई रिएक्शन होती तो वो बिल्कुल फीजिबल नहीं। यानी बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मेटल उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से जो सीरीज में ऊपर है। अगर वो मेटल सीरीज में नीचे है तो वो उस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता जो उससे सीरीज में नीचे दिया गया। और इसके पीछे लॉजिक वही है कि अब नेट रिएक्शन का जहां तक सवाल है, आप जरा देखो, अगर मैं इस रिएक्शन की नेट रिएक्शन लिखता हूं, ऐसे थोड़ा सा और घुस के देखते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता ये रिएक्शन ऐसे चल रही है? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर और जिंक गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स। यही तो हो रही है रिएक्शन। यस सर। अब तुम बताओ ये जो सेल तैयार हुआ है, ऐसे सोच रहे हैं जरा, अगर किसी सेल की रिएक्शन ये है कॉपर +2 प्लस जिंक गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर, अगर किसी सेल की रिएक्शन ये है तो बताओ सेल वर्किंग है कि नहीं? सेल का E0 पॉजिटिव है कि नहीं? मैंने कहा अभी निकाल के दिखा देते हैं। लीजिए, E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन। बताओ कैथोड कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, रिडक्शन हो रहा है, और नीचे हमारा एनोड है। चलिए जरा कैथोड का E0 बताइए जरा। E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का अगर तुम देखो पीछे तो 0.34 दे रखा है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.7 के आसपास 776 दे रखा है। आप देख लीजिए क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? यस सर। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सेल वर्किंग कंडीशन पर है, इसलिए ये रिएक्शन फीजिबल रिएक्शन मानी जा सकती। लेकिन यही उल्टी होती तो सर यही वैल्यू माइनस में आती, और अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो सेल बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होती। सर इसके पोटेंशियल्स क्वेश्चन में मेंशन करेंगे सर। इसके E0 वैल्यूज कह रहे हो? यस सर।
देखो मैंने फिर बोला ई नॉट वैल्यूज के पता होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम समझो बात को। ये तो मैंने जबरदस्ती निकाल के दिखाया है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, बट उसने कहीं मुझसे नहीं पूछा कि 50 आएगा या आंसर क्या आएगा। सिर्फ तुम ये बताओ, क्या ये याद किया जा सकता है कि कॉपर जिंक के नीचे होता है? Yes, sir. ठीक, तो अगर तुमने इतना भी याद कर लिया तो भी काम चल गया, बिकॉज कॉपर अगर जिंक के नीचे है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा Yes, sir. और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल छोटा होगा, और बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बात खत्म हो गई। समझ गया। तो मैं वैल्यू नहीं जानना चाहता, वो तो मुझे पता है, मेरे पास टेबल है तो मैंने लिख दी, वरना मैं वैल्यू नहीं निकालना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये निकालना चाह रहा हूं कि जब आप स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करें तो पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, और पॉजिटिव तब आएगी जब कैथोड नीचे वाला आदमी हो और एनोड ऊपर वाला आदमी हो, ताकि दोनों के ई नॉट आरपी माइनस करने से प्लस आए। सेल वर्किंग कंडीशन में तभी होगा जब उसका ई नॉट आरपी पॉजिटिव होगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात करते हैं, हालांकि ये सारी कहानी तब एप्लीकेबल है जब सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो। अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो ये सारी कहानी बेकार है, हम ये बात करें। कुछ समझ पाए बात को? यस सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर हम कौन कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर याद कर लें? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सारे याद कर लो तो अच्छा है, मतलब कुछ बहुत ही बकवास हो तो छोड़ दो, अदरवाइज शुरू से लेके आखिर तक कोई गाना बना लो ना यार। तुमसे नहीं बनेगा तो हम सुना देंगे तुम्हें कोई गाना। हाँ सर आप बताओ। सर सुना दो सर। नहीं अब सुना, अभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम कोशिश करके देखो, तुम ही कोई गाना बना लो। लिथियम से स्टार्ट किया और फ्लोरीन पे जाके खत्म किया, कुछ भी बना लो, कोई भी गाना। और नहीं तो यार क्या गाना बनाना है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ गाना क्या बनाना है, 2-4 बार अपने टेबल के सामने चिपका लो, वो ऐसे याद हो जाएगा। कितना कुछ याद करोगे बताओ, अब गाना भी याद करना है तो एक बार वो टेबल चिपका लो और 2-4 बार देख लो, कम से कम एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें। इतना तो ध्यान में आ जाएगा, अरे सर सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर तो कॉपर के नीचे था सर, समझ लो, तो कम से कम कुछ तो ध्यान आ जाएगा। और वो सोचो, वो कहता है सिल्वर और कॉपर का मैं सेल बनाना चाहता हूं। कितना बढ़िया सवाल हो गया, मेंस लेवल का छोटा सा ऑब्जेक्टिव, सिल्वर और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को यूज करके सेल बनाऊंगा, बताइए सेल काम कब करेगा? क्या जवाब देंगे? सर सिल्वर नीचे कॉपर ऊपर, तो सिल्वर अगर नीचे है तो सर इसको कैथोड बना दीजिएगा, और कॉपर ऊपर है तो इसको एनोड बना दीजिएगा, खत्म होगी बात। कॉपर को एनोड बनाइए, सिल्वर को कैथोड बनाइए, मस्त टॉर्च जलाइए, हो गया खेल खत्म। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं जब भी सेल बनाऊं वो एक ऐसा सेल बनाऊं जिसमें कैथोड एनोड्स को मैं डिसाइड कर सकूं। और कैसे डिसाइड करते हैं? कैथोड जनरली वो लोग होते हैं जहां रिडक्शन होता है, और रिडक्शन जनरली उन लोगों का होता है जो नीचे के लोग। एनोड वो लोग होते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जनरली वो लोग होते हैं जो ऊपर के लोग होते हैं। तो जनरली जब कभी तुमसे बोला जाए कि क्या ये दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा ऐसा जो सिचुएशन आपने दी है उसके हिसाब से तो शायद कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ई नॉट निगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर ये सिचुएशन पलट दी जाए तो हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि जिसको कैथोड समझ रहे हो उसको एनोड बना दो, और जिसको एनोड समझ रहे थे उसको कैथोड बना दो, तो आपका सेल काम कर सकता है। कुछ समझ में आई बात? जैसे यही है, जैसे ये वाली है। अब कोई कहे कि भैया कुछ हो सकता है, तो आप कहेंगे पागल हो गए यार, तुमने जिंक को तो रिड्यूस कर दिया, यानी जिंक को तो बना दिया कैथोड, और कॉपर को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, कॉपर बन गया एनोड। कैसे हो सकता है? सर कॉपर नीचे होता है, कॉपर तो कैथोड बनेगा और जिंक एनोड बनेगा। वो ऊपर हो रहा है ना कि नीचे। समझ पाए? यस सर। चलिए ठीक है, इसी में अगला एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग डाउन द सीरीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है। चलिए ठीक है, आप जैसा समझ में आ रहा है, और लॉजिकल भी लग रहा है। लॉजिकल क्यों लग रहा है? क्योंकि सुना है नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, -3 -2 रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो रिड्यूस होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रिड्यूस होने की संभावनाएं किसकी होती हैं यार? इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसकी आदत है? मेटल की? ना 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 सर, मेटल की आदत नहीं। मेटल की आदत तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की होती है। इसका मतलब युवा ऊपर से नीचे आने पर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब गेनिंग टेंडेंसी बढ़ रही, और गेनिंग टेंडेंसी मेटल की नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ ऊपर से नीचे आते वक्त आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही बात? यानी ऊपर से नीचे आते वक्त आपका सिंस रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, सो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जा रहा है। और इस चीज का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल यह है कि जो शुरू के लोग होते हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं वो थोड़े खराब मेटल होते हैं, नीचे वाले और खराब मेटल होते हैं। उसका एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल दिया गया है कि जो हमारे शुरू के लोग हैं, जैसे ये एल्कली पेल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल तुमने देखा था ना, लिथियम सोडियम कैल्शियम, ये जो शुरू के लोग हैं, ये सारे लोग नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। नॉर्मली हाइड्रोजन गैस, सोडियम को आपने पानी में डाला, लिथियम को आपने में पानी में डाला, बुड़ 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 करके हाइड्रोजन गैस बाहर।
ठंडे पानी से हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अगर उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है तो अब वो नॉर्मल वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। अब आपको अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करनी है तो स्टीम के अंदर डालना पड़ेगा, और जब आप स्टीम के अंदर डालेंगे तो ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। बताओ समझे बात? लेकिन कहीं आप गए, आप सर सिल्वर के पास चले गए, मरकरी के पास, कॉपर के पास चले गए, तो वो क्या बोलेंगे? हमसे मतलब नहीं है, हमें चाहे ठंडे में डाल दो चाहे गर्म, हम हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी अब बर्बाद हो चुकी। यानी शुरू के लोग रिएक्टिव हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। थोड़ा नीचे आओगे तो उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाएगी, ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करेंगे बट स्टीम से रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे बीच वाले आयरन, कोबाल्ट, निकल टाइप के जो लोग हैं, ये ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करेंगे बट स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। और कहीं तुम बिल्कुल नीचे चले गए, गोल्ड के पास चले गए, कॉपर के पास चले गए, सिल्वर के पास चले गए, तो ये लोग यही बोलेंगे कि भैया हम तो बिल्कुल बर्बाद है, हमारी रिएक्टिविटी बहुत खराब है, ना हम ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना हम गर्म पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। बताओ समझ गए बात? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये ठीक है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया जो हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए। फिर एक और फैक्टर है जिसको हम समझ रहे हैं, और इसको भी तुम अपने आप समझ के देखो। मेटल्स प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन, बीच में हाइड्रोजन आता है जिसको जीरो माना गया था, याद है ना? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो था। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो लोग हैं वो लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ रिएक्ट करके। लेकिन अगर वो मेटल जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता। तुम सोच के जवाब दे सकते हो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन फीजिबल है और नीचे वाली फीजिबल नहीं? बहुत आसान है, वही सारी कहानी जो अभी हमने लिखी थी। यस सर, ऊपर वाली रिएक्शन को वही सर माइनस करेंगे, ई नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, वही कहानी है सर। चेक कर लीजिए आप mg, अगर ऊपर वाली रिएक्शन हम चेक करते हैं ये होगी कि नहीं होगी, ठीक? कैसे चेक करेंगे? क्या हो रहा है mg के साथ? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है HCl के साथ? रिड्यूस हो रहा है। चलिए ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस आ गई। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन ये है, mg प्लस 2H प्लस गिव्स mg2 प्लस H2। दिस इज द सेल। बताओ ठीक है, ये मेरा सेल। यस सर। ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा ये डिसाइड करेगा इसका ई नॉट, ठीक? और ई नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक? कैथोड कौन सा हुआ? कैथोड तो सर ऊपर वाला है, क्योंकि नहीं सॉरी, कैथोड तो नीचे वाला है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन। बताओ ठीक है यहां तक? ये एनोड हो गया। यस सर। आप कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन में से एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस करते हैं। नाउ कम्स ई नॉट सेल। दिस विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कौन है कैथोड? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। ठीक, माइनस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हमारा, हमें याद नहीं करना। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था हमें याद करना है कि नहीं, हमें इतना तो याद करना चाहिए था कि मैग्नीशियम ऊपर होता है। अब अगर मैग्नीशियम ऊपर है तो इसका मतलब वो जीरो से माइनस में होगा। इसका मतलब ये हुआ सर जीरो में से माइनस होगा, माइनस सर ये एक्स आएगा सर, ये प्लस में आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी सर ये ठीक लग रहा है, सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये होगी सर, ये होगी। लेकिन सर नीचे वाली नहीं होगी। आप समझ रहे हो नीचे वाली क्यों नहीं होगी? नीचे वाली में कॉपर है सर, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ गया, खेल ही खत्म हो गया सर। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ गया, उसका ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अगर उसका पॉजिटिव है तो जीरो में से प्लस माइनस होगा, और जीरो में से कोई प्लस माइनस होते ही माइनस हो जाता है, यानी ये क्या आ जाएगा? माइनस में। तो समझ रहे हो बात को? यानी ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होनी चाहिए। देखो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है समझने के बाद हमें याद रख लेना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं ये स्टेटमेंट्स याद रख लेने चाहिए। मुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि जो मेटल है उसको ऊपर होना चाहिए हाइड्रोजन निकालने के लिए। कॉपर जो है वो HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है, लेकिन जिंक कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक सर हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो जिंक ये काम कर सकता है क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है। वो निगेटिव जब यहां रखा जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी एक्स की वैल्यू अगर प्लस में है तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं, और अगर x की वैल्यू माइनस में है तो ये रिएक्शन फीजिबल है। x की वैल्यू प्लस में कब होती है? जब जीरो के नीचे हो, और x की वैल्यू माइनस में कब होती है? जब वो जीरो के ऊपर हो। ऊपर वाले लोग लोगे तो प्लस में आंसर आएगा, नीचे वाले लोग लोगे हाइड्रोजन के तो प्लस में आंसर नहीं आएगा। कुछ समझ पाए?
Yes, sir. और आखिरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगता है वो एक हल्का सा डिस्कशन है, वो यही है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी इस फैक्टर के ऊपर डिसाइड करती है कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या कम। क्योंकि तुम समझो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब वो जैसे ये मान लेते हैं Ag2O। अब Ag2O अगर थर्मली स्टेबल नहीं है तो ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा तो इसमें ही ब्रेक करेगा Ag और O2 में। तो हो क्या रहा है कि यहां पर Ag को ध्यान से देखो तो Ag का रिडक्शन हो रहा है, यहां Ag प्लस है और यहां Ag 0। यानी अगर मैं थर्मली स्टेबल नहीं हूं तो मैं रिड्यूस कर जाऊंगा, और अगर मैं थर्मली स्टेबल हूं तो रिड्यूस नहीं करूंगा। यही मतलब हुआ। कौन से लोग ऐसे हैं जो रिड्यूस करना चाहते हैं, नीचे वाले या ऊपर वाले? नीचे वाले, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और ऊपर वाले ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। यानी ये जो ऊपर के लोग हैं ये सारे देख रहे हो, ये कह रहे हैं भैया ऐसा हमसे उम्मीद मत करना, हम बिल्कुल टूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम टूट गए तो हमें रिड्यूस होना पड़ेगा अपने मेटल में, जो हम चाहते नहीं। यानी नीचे के लोगों का तो रिडक्शन हो सकता है, नीचे के लोग तो थर्मली अनस्टेबल होंगे, लेकिन ऊपर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो थर्मली स्टेबल माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सारे ऑक्साइड्स को थर्मली स्टेबल कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जो नीचे के ऑक्साइड्स होते हैं, सिल्वर का ऑक्साइड हो गया, मरकरी का ऑक्साइड हो गया, दे आर थर्मली अनस्टेबल। हीट करते ही डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस और मेटालिक एलिमेंटल मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए ये अच्छा सवाल बनता है, अगर तुम लोगों ने कभी स्टीरियो केमिस्ट्री स्टोशियोमेट्री में सवाल लगाया हो तो इस तरह की एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मांगी जाती। ये हम इसको हटा दें इस पेज को। यस सर। यस सर। तो इसका एक बड़ा अच्छा सवाल बनाया जाता है, अगर तुम देखो एक बार, एक न्यूमेरिकल जैसा। और मुझे लगता है कि जेई के पेपर में इस चीज की वेटेज अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस साल के एडवांस के पेपर को देखकर लग रहा है कि कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन के सवाल अब पूछे जाने वाले हैं। मान लीजिए वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है, मेरे बर्तन है, इस बर्तन में 1 ग्राम जो है वो Ag2CO3 है और 1 ग्राम जो है वो Na2CO3 है और 1 ग्राम जो है मेरे पास CaCO3। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं नॉर्मली इसको हीट करूं तो वेट ऑफ रेसिड्यू क्या आएगा? ये बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस साल के एडवांस का सवाल दे दिया, क्योंकि इस बार उन्होंने बिल्कुल इसी टाइप के सवाल पूछे थे। अब ये मुश्किल सवाल है यार, ये देखो कहने में मुश्किल नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है इसमें क्या मुश्किल है सर। बड़ा सीधा सवाल पूछा आपने, 3 लोगों में आग लगा के आप पूछ रहे हैं रेसिड्यू। अरे रेसिड्यू वो होगा जो उड़ेगा नहीं, और जोड़ने वाली होगी वो गैस हो जाएगी। सर यहाँ से गैस निकल गई, वहां से निकल गई, वहां से निकल गई, सब उड़ा के खत्म करिए। लेकिन खत्म तो करेंगे, लेकिन हमें कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक का इन्वॉल्वमेंट। इनऑर्गेनिक का इन्वॉल्वमेंट ये कि आपको पता होना चाहिए कि आग लगाने से होगा क्या। भाई रेसिड्यू अगर पता ही ना चले कि क्या बना तो क्या बनाओगे आंसर? तो इसमें इनऑर्गेनिक का इन्वॉल्वमेंट है। स्टोशियोमेट्री का अच्छा सवाल नहीं है ये, बट इनऑर्गेनिक का अच्छा सवाल है। क्या सर? कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दुनिया जानती है कि इसमें अगर आपने हल्का फुल्का भी आग लगाया तो ये फौरन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक कर जाता है। बताओ ठीक है? यस सर। लेकिन क्या कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज करेगा या इसका मेटल साइड थर्मली ठीक? क्या कहते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे अबे ऊपर होता है, ऊपर वाला है ना ये कैल्शियम, तो ऊपर होता है। सर ये ऊपर वाला, ऊपर का मतलब सर इसका ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फर्दर डिकम्पोज करेगा तो कैल्शियम बनेगा। कैल्शियम बनेगा तो इसका मतलब कैल्शियम का जो +2 है वो रिड्यूस हो रहा है, और ऊपर वाले लोग रिड्यूस नहीं होना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज नहीं करेगा। सो व्हाट विल बी द रेसिड्यू इन द फर्स्ट रिएक्शन? द रेसिड्यू विल बी ओनली कैल्शियम ऑक्साइड। ये ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये मेरा रेसिड्यू 1 हो गया। चलिए ठीक है, ये रेसिड्यू 1 हो गया। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं। वो कह रहा भाई हमने सोडियम कार्बोनेट में आग लगानी है, चलिए Na2CO3 में आग लगा देते हैं। अब Na2CO3 में आग लगाएंगे तो हीटिंग करने से आपको सिर्फ Na2CO3 ही दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स थर्मली स्टेबल माने जाते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो बिल्कुल मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की तरह होता है, जो आग लगाते ही डिकम्पोज कर जाता है, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। अगर लिथियम मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप है
तो जो मैग्नीशियम करेगा कुछ कुछ वैसे ही लिथियम करेगा। मैग्नीशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करता है तो लिथियम का कार्बोनेट भी डिकम्पोज करेगा। मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है तो लिथियम भी एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है उनकी बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। और हम सब जानते हैं मैग्नीशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करके ऑक्साइड और CO2 बनाता, तो सर लिथियम का कार्बोनेट भी यही करेगा। बात खत्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब ये इनऑर्गेनिक का इन्वॉल्वमेंट है वो ये है कि सर सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट, रुबिडियम का कार्बोनेट और सीजियम का कार्बोनेट, दे आर ठीक ठाक थर्मली स्टेबल लोग, बट लिथियम का कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल। यानी अगर मैं लीना को कब्र से फरार करूं, मतलब LINAKRBCS, अगर मैं इनके कार्बोनेट्स की बात करूं तो इन कार्बोनेट्स में सारे कार्बोनेट्स थर्मली स्टेबल हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। यानी लिथियम कार्बोनेट को छोड़ दिया जाए तो दे ऑल आर थर्मली स्टेबल कार्बोनेट्स। ये सारे लोग हमारे थर्मली स्टेबल कार्बोनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी आग लगाने से ये लोग डिकम्पोज, अब देखो तुमने बिल्कुल भट्टी में ही डाल दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे सवाल में आता है हीटिंग, तो हम समझ रहे हैं भट्टी में नहीं डाला, नॉर्मल हीटिंग की बात कर रहा है, तो नॉर्मल हीटिंग में सर ठीक है सर, जब बात हो चुकी है कि हम सब थर्मली स्टेबल हैं तो सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से सर कुछ होना ही नहीं है। तो इसके अलावा हमारा जो सेकंड रेसिड्यू बनने वाला है वो ये खुद होगा, एंड दिस इज माय रेसिड्यू। बताओ समझे बात? क्योंकि इसका तो कुछ होना ही नहीं सर, सोडियम कार्बोनेट इज थर्मली स्टेबल, इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, अब तीसरा आदमी आ जाता है, तीसरा हमारा सिल्वर कार्बोनेट आ जाता है, तो हमने कहा सर ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिल्वर कार्बोनेट लेके आए Ag2CO3, सर Ag2CO3 में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। Ag2CO3 डिकम्पोज करेगा, क्या बनाएगा? सिल्वर का ऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा? CO2। बात समझे यहां तक? हाँ, Ag+O2 बनता है सर, हैवी मेटल कार्बोनेट। Ag2O2 क्या होता है? Ag2O क्या होता है? पेरोक्साइड बनता है कोई? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि Ag+O2 बनता है। हाँ वही करने जा रहा है। तो ये आपका Ag2O बन गया, CO2 बन गया, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। जैसे आपने कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया CO2 के साथ, वैसे सिल्वर का ऑक्साइड CO2 बनाया। लेकिन सर अभी आपने बताया था सिल्वर का ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है, ये नीचे है सर, ये रिड्यूस कर सकता है। कैल्शियम ने मना कर दिया था, लेकिन ये रिड्यूस कर सकता है। यानी सिल्वर का ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज करके सिल्वर और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ समझे? यस सर। समझ लो बात को? ये भी उड़ जाएगी। अब ये भी उड़ गई तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, यहाँ 2Ag आ गया। तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन दिख रही है, अब उसमें रेसिड्यू कौन है जरा बताइए? इस O2 उड़ गई, CO2 उड़ गई, तो रेसिड्यू कौन सा बचा? ये मेरा आ गया रेसिड्यू नंबर 3। अब आपके पास 3 रेसिड्यूज हैं। अब इसमें मैं स्टोचियोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा या कराऊंगा, ये तुम अपने आप अकल लगा सकते हो। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से कितना सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वो तो वही रहेगा, प्लस 1 ग्राम Ag2CO3 से कितना Ag बनेगा, यूजिंग दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले इसको बैलेंस करना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से Ag का वेट निकालना, इस रेसिड्यू को इस रेसिड्यू और इस रेसिड्यू के साथ जोड़कर टोटल रेसिड्यू का वेट निकाला जा सकता है। सर कुछ समझे? हाँ सर, आपने ये Ag2O होगा इसी फॉर्म में होगा, मतलब Ag2O, ये कैसे बैलेंस किया? सिल्वर का ऑक्साइड है बेटा, सिल्वर का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता +1 और ऑक्साइड माइनस क्या? सर सिल्वर की तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नहीं, सिल्वर तो हमेशा, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का वेरिएबल है? सिल्वर इज ऑलवेज +1। अब ये मत कहना सर सिल्वर 0 भी होता है, एलिमेंटल फॉर्म में तो सिल्वर 0 ही होगा, बट कंपाउंड स्टेट में सिल्वर इज ऑलवेज +1। और अगर सिल्वर हमेशा +1 है तो ऑक्साइड का मतलब -1। और वैसे भी कार्बोनेट्स की हीटिंग ऑक्साइड्स बनाती है, या तो बनाती है या नहीं बनाती है। तो जहां नहीं बनाती है वहां नहीं बनाती है, लेकिन जहां बनाती है वहां ऑक्साइड्स बनाती है। ऑक्साइड्स फर्दर डिकम्पोज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये उस ऑक्साइड का साइज डिसाइड करेगा, उस मेटल का लोकेशन डिसाइड करेगा। अगर वो मेटल नीचे एग्जिस्ट करता है, मोटा वाला मेटल है, महंगा मेटल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस में होता है, तो सर वो फर्दर रिड्यूस करके आपको एलिमेंटल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में O2 रिलीज कर देगा। लेकिन अगर वो मेटल ऊपर वाले लोग हैं तो सर इनसे उम्मीद मत करिए, ये सिर्फ टूट जाएंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन फर्दर एलिमेंटल मेटल में कन्वर्ट नहीं होंगे। सोचो अगर पूछे मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से क्या मैग्नीशियम बनेगा, क्या जवाब देंगे? नहीं बनेगा सर। मैग्नीशियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऊपर होता है सर, ये फर्दर डिकम्पोज नहीं करेगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मिल जाएगा लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। लेकिन सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग करने से पहले सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, जो फर्दर डिकम्पोज करके सिल्वर में ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सिल्वर ऑक्साइड इज थर्मली अनस्टेबल। सर एक डाउट, बोलो बको।
सर जैसे अपन ने ये तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा है ना कि ऊपर वाले कट जाते हैं और नीचे वाले नहीं करते, और अपन ने इनको रिलेट कर दिया इनके मतलब कार्बोनेट ऑक्साइड से भी। हाँ, तो सर ये वो थोड़ा नहीं है कि वो ये तो वो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बिल्कुल एक है। का फिक्स और तुम्हें क्या लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी होती है? क्यों तकलीफ है इसमें? यही तो तकलीफ है कि सर आज ऐसा हो रहा है, कल इसके दूसरे के साथ ऐसा नहीं होता है, तीसरे के साथ कुछ और होता है। तो वो चीजें जब तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें जगह जगह उन चीजों को याद करना पड़ता है। हम तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मतलब हो गया कि आपका ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल है, एक ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल है, तो आपने हल्का हल्का अंदाजा लगा लिया सर इसका होता है, इसका नहीं होता। लेकिन सर ऐसे तमाम एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कोई लेना देना ही नहीं होगा, अलग ही कोई कहानी निकल के आएगी स्टेबिलिटी को लेकर। कुछ बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो है ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, एक एक आइडिया लगा रहे हैं, और उस आइडिया से सिर्फ इतना ही बात समझ में आ रही है कि हमारे पास अगर कई कार्बोनेट्स हों तो हमने जो डिसाइड किया वो यही कि उन कार्बोनेट्स की हीटिंग करने से ऑक्साइड्स बनते हैं। वो ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर वो ऑक्साइड थर्मली स्टेबल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो डिकम्पोज कर जाएगा। और जनरली ये बोला गया है कि जो थर्मली स्टेबल लोग हैं वो लोग हैं जिनके ऑक्साइड्स का जो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस ना करना चाहे। तो ऐसे कब होता है? जब रिड्यूस ना करना चाहे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ऊपर वाले, और जो नीचे वाले हैं क्योंकि वो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स का फर्दर डिकम्पोजिशन के चांसेस बनते हैं। लेकिन अब ऐसा हर बार नहीं है, मतलब समझ लो कि नहीं? तो ये एक एग्जाम्पल से सिर्फ चीजें समझाई जा रही है, इसे ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई है यहाँ पर, समझ लो कि नहीं आदित्य, अजय? यस सर। हाँ, तो ये समझो बात को, तो ये थोड़ा थोड़ा एक लेवल समझ रहे हैं। आगे बढ़े इसमें से सर हाँ। इसका ग्रेडियंट तो मतलब लगभग वही होगा जो अपन ने देखा है, मतलब जो ऊपर है वो जैसे जो भी है उनके सारे ऊपर वाले तो सारे करेंगे क्योंकि उनका तो अच्छा होता ही है। हाँ, मतलब अब उसमें भी कोई एक्सेप्शंस आ सकते हैं ना, मतलब तुम समझो फिर वो ब्लॉक केमिस्ट्री होगी। अब तुम उसमें डिटेल में मत जाओ, इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि ऊपर वालों लोगों का जो ऑक्साइड है वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, है ना? तो अब उसमें झंझट कुछ होगा तो वो आगे आएगा ही, और वही तो तकलीफ है सारी कि सर वो याद करना पड़ता है, तो उसको फिर याद करें। सर हाँ सर, आपने पिछले दोनों क्लासेस के सर नोट्स ही नहीं डलवाए। आज डाल दूंगा यार, मैं सोच रहा था किसी ने बोला ही नहीं अब तक। सर टीम को बोला था मैंने। किसको बोला था? सर चलेगी, मैम को फोन करके बोला था। मैम कौन है? पूजा मैम। पूजा मैम? पूजा। अच्छा, तुम नोएडा वाली मैम की बात कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, नहीं, पूजा मैम को तुमने बोला होगा, पूजा मैम ने किसी और को भी बोला होगा, लेकिन अभी तक हमें किसी ने नहीं बोला। और वैसे भी बोलने का मतलब ही नहीं बनता, मतलब वो तो हमारा काम है जो हमें करना है, वो किसी वजह से कर नहीं पाया मैं, लेकिन आज रात तक मैं ये सारा काम कर दूंगा। मुझे और भी 1-2 बैचेस के 2 दिन के नोट्स अपडेट करने हैं, तो मैं आज ये इवनिंग तक, मतलब क्लास खत्म होने के 2-3 घंटे के अंदर, रात में तुम देखना 11-12 बजे तक, तो वो मैं कर दूंगा। ओके, ठीक है ना? तो आज मिल जाएगा, मतलब कल की डेट में तुम्हें वो मिल जाएगा। हाँ सर, पिछले वाले स्लाइड पे हमने 5th पॉइंट डिस्कस किया था ना, इसमें पूरा लिखा ही नहीं मैंने। हाँ, क्या कह रहे हो? पिछले स्लाइड में क्या हो गया? पिछले स्लाइड पे बस ये देखना था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, देख लो फिर देख लिया। ठीक। अच्छा, अब आते हैं देखो काम के बाद पे। ये सारी जो कहानी अब तक चल रही है ना, ये सारी कहानी जो चल रही है, ये चल रही है E0 के अगल बगल। ये पूरा खेल जो है E0 के अगल बगल चल रहा है। समझ रहे बात को कि अब मेरा E0 ज्यादा होता है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं रिड्यूस कर जाऊंगा, तुम्हारा कम है तो तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे। एक्चुअली अब असलियत पर आते हैं। असलियत कुछ और, देखो मैं बताता हूं असलियत क्या है, तुम खुद समझो जरा बात को। कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सेल काम करेगा जो मैं सेल बनाने जा रहा हूं, ठीक, जरा देखना। जिंक ऑब्लिक जिंक +2 1 मोलर, कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर 1 मोलर। सवाल ये है कि वर्किंग सेल इज वर्किंग और नॉट, ये सवाल आ गया। स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्किंग है बस। तो मैंने कहा ये आपका सवाल अच्छा लगता है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि सेल काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा सेल काम करेगा कि नहीं? क्योंकि हमारा टॉर्च अगर जल रहा है तो काम हो रहा है, टॉर्च नहीं जल रहा है तो इसका मतलब सेल काम नहीं कर रहा, बात खत्म होगी। हाँ, तो ठीक है। अब वो ये कह रहा है, ये बताइए सेल की कंडीशंस कैसी दिखती हैं?
हमने कहा यार ये तो बड़ा सीधा लग रहा है. Zinc plus 2 is around 1 molar concentration at a particular temperature and pressure, and this copper plus 2 is again in 1 molar concentration, particular temperature and pressure. So ultimately these two electrodes, they are standard electrodes. मानते हो कि नहीं? स्टैंडर्ड का कंडीशन मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्ट सोल्यूशन, वो सॉल्ट सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए. मैंने कहा सर ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन. अब अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो सेल काम करेगा कि नहीं करेगा वो सेल का ई नॉट डिसाइड करेगा. भाई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो जो सेल का जो ईएमएफ मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो ई नॉट ही होगा ना. इसका मतलब ये हुआ मैंने इस सेल का ई नॉट कैलकुलेट कर लिया और इसका ई नॉट देख के लग रहा है पॉजिटिव आएगा. सेल आएगा वो आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि हमारा कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि हमारा जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 है. एक सेकेंड, रिडक्शन पोटेंशियल है तो जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक, जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक. अब हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये याद है हमें कि कॉपर जो है वो जिंक के नीचे है. तो अगर कॉपर जिंक के नीचे है तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो जिंक से तो ज्यादा ही होगा. यस सर. वाले नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो नीचे हमें तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तुम्हारा का, तो इसका ये माइनस वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी कि नहीं? यस सर. तो 0 से बढ़ जाएगी. सर बड़ा बढ़िया है, सेल इज वर्किंग, बहुत बढ़िया है. सर ये क्या नई क्या बात है, अभी तो बताया था ये सब, दोबारा करवा रहे हो, दोबारा नहीं करवा रहे. अब तुम्हें ये बताना चाह रहा है सेल क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है इसलिए आपने उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया. अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर न होता तो उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ का कोई लॉजिक ही नहीं होता. मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यानी अब एक ये टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं एक्चुअली यही मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर का होना चाहिए. यानी अगर सेल आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है देन द पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल विल बी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड. ठीक, लेकिन अब यही सवाल अगर ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा जाता, जरा समझना अपने आप. सेम सवाल वो ये है कि जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर. जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोलर और कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन है C2 मोलर. एंड C1 एंड C2 दे आर नॉट वन, कुछ है पता नहीं क्या है. वो कह रहा है क्या बता सकते हैं कि ये सेल वर्क कर रहा है कि नहीं? अब तुम ही बताओ ये सेल काम कर रहा है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? सर ई नॉट डिसाइड करेगा. क्यों ई नॉट डिसाइड करेगा? ई नॉट वो होगा जो सेल का वो वर्क होगा, वो आउटपुट होगा जो वो तब देता जब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अपने इलेक्ट्रोड को रखता. मानते हो कि नहीं? यस. अगर सेल के इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते तो जो आउटपुट मिलता वो ई नॉट मिलता. लेकिन सेल के इलेक्ट्रोड्स तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है ही नहीं, तो इस सेल का जो आउटपुट होगा वो ई नॉट थोड़ी ना होगा. बताओ समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यस सर. इस सेल का जो आउटपुट होगा वो एक्चुअली ई होगा. स्टैंडर्ड वर्ड अब आप हटा दीजिए क्योंकि आपके इलेक्ट्रोड्स कंडीशंस पर नहीं. अगर आपके इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते तो जो सेल का आउटपुट होता वो ई नॉट होता और उस ई नॉट के पॉजिटिव होने से सेल वर्किंग होता, उसके नेगेटिव होने से सेल नॉन वर्किंग होता. लेकिन यहां पर आपके इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं, और अगर आपके इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो जो आपका आउटपुट होगा वो होगा जो एक्चुअल सिचुएशन है. एंड दैट एक्चुअल सिचुएशन इज नॉट ई नॉट, इट इज ई. बताओ समझे बात? यस सर. वर्किंग की जो कंडीशन होनी चाहिए, ये जो सेल आपने बनाया इस सेल की वर्किंग की कंडीशन ई नॉट नहीं होनी चाहिए. इस सेल की वर्किंग की कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए दैट इज ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0. मुझे ई नॉट से मतलब ही नहीं है. ये वो असलियत है जो सेल शो करेगा और ये असलियत यहां पर भी थी. सिर्फ फर्क इतना है यहां पर सेल का जो ई सेल है वो ई नॉट सेल के बराबर है बिकॉज द इलेक्ट्रोड्स आर एट स्टैंडर्ड सिचुएशन. यानी अगर इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तो जो सेल का आउटपुट होगा वो स्टैंडर्ड होगा और वो स्टैंडर्ड वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल वर्किंग होगा और अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू नेगेटिव होगी तो सेल वर्किंग नहीं होगा. दूसरा जो सेल आपने बनाया इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को यूज करके जो दूसरा इलेक्ट्रोड आपने बनाया, दूसरा सेल आपने बनाया, उसमें जो सेल के इलेक्ट्रोड्स है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं, और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो इस सेल का जो आउटपुट निकल के आएगा वो एक्चुअली ई नॉट निकल के नहीं आएगा. इस सेल का आउटपुट एक्चुअल सेल का ईएमएफ होगा जिसको आप ई सेल कहेंगे. और अब सेल वर्किंग तभी होगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा, ना कि ई नॉट सेल. मुझे ई नॉट सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता,
कुछ समझो, मतलब ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल है। मतलब मुझे तो हमेशा कई किताबों में तो समझ में नहीं आता वो ऐसा लिखते क्यों है कि सेल इज वर्किंग बिकॉज ई नॉट इज पॉजिटिव। तो मुझे ये समझ में नहीं आती बात। ई नॉट इज पॉजिटिव, उससे सेल की वर्किंग का कोई लेना देना नहीं। सेल सिर्फ तभी वर्क करेगा जब उसका ई सेल पॉजिटिव हो। ई नॉट से क्या लेना देना? ई नॉट नेगेटिव है पॉजिटिव, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना? मुझे ई कैलकुलेट करके बताइए जो मैं दे रहा हूं वो पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे अंदर का वो पॉजिटिव होता जब मेरे इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड होते। मुझे ना देना यार, मुझे ई नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सेल के ई से मतलब है जो मैं अल्टीमेटली एक्चुअली प्रोड्यूस करता हूं। अब काम की बात सिर्फ इतनी है कि सर ई नॉट तो निकालने के लिए आपने बता दिया कि कैथोड के ई नॉट को एनोड के ई नॉट से माइनस कर दिया करिए, वो हमें टेबल में मिल जाएगा। हमने सीरीज याद कर रखी है, हम माइनस कर देंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये कहां से निकालते हैं? ई सेल कहां से निकालेंगे आप? ये दिक्कत। ई सेल कैसे निकलता है? सर ई सेल में भी क्या शी के साथ जोड़ देंगे? नहीं, शी के साथ जोड़ोगे तो ई नॉट मिलेगा, ई नहीं मिलेगा। ई नहीं निकाल सकते आप शी के साथ जोड़कर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शी का जो ई नॉट होता है वो जीरो होता है, शी का जो ही होता है, ही मतलब अब अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं तो वो जीरो नहीं होता है। यार ये बात समझ भी रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है, दैट मींस नीचे कंसंट्रेशन 1 मोलर है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm, तो वो बन गई हमारी शी। उस शी का जो ई सेल होगा, ई नॉट इलेक्ट्रोड होगा, वो जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह 0.1 मोलर है, नाउ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो एक चूहा आ गया। एक चूहा सा आ गया था, चूहा। केमिस्ट्री पढ़ने, केमिस्ट्री पढ़ रहा था, काफी देर तक सुन रहा था, काफी बेहोश सा महसूस कर रहा था वो, तो बेहोशी सी आ रही थी जैसे तुम्हें होता है ना, वैसे उसको भी बेचारा बड़ा हिलता डुलता बड़ी मुश्किल से कमरे में। नहीं, वो बाहर जाके मरेगा। केमिस्ट्री की यही तो खास बात होती है, सामने कुछ नहीं होता है, सब पीछे जाके मरता है। ये तो उसे भी जी एग्जाम देना है सर, क्लास अटेंड कर ले। हाँ, सर वो गया मैथ्स पढ़ने। लास्ट ईयर का मुझे याद है, लास्ट सेशन जो होता था उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, जब काफी बड़े लेवल पर, जैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा, तो एक बड़े लेवल पर ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी। तो उसमें जो है इस तरह की कोई भी घटना अगर क्लास में हो जाती थी तो बच्चे उसका यूट्यूब पर जो है कुछ वीडियो निकालकर यूट्यूब पे डाल दिया करते थे, मतलब ऐसा बना के कि फैजल सर की क्लास में चूहा, ऐसे समझ लो, तो ऐसे करके कि यूट्यूब पे उसका वो बन जाएगा थंबनेल, तो बच्चे उसको जो है, तो लास्ट ईयर तक जो क्लासेस होती थी उसमें इस तरह की खूब सारी चीजें हुई हैं। फैजल सर क्लास में नाराज हुए, फैजल सर ने क्लास में किसी और इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया, समझ लो, उसमें छींक भी दिया तो छींक दिया से, आज क्लास में छींक दिया से। लेकिन अब क्योंकि अब थोड़ा सा समझदार लोग इकट्ठे हो गए, वो सारे जो मस्त लोग थे वो सब हट गए, तो अब इस तरह की चीजें थोड़ी कम हो गई। ये चूहे वाले हैं क्या? सर आप और आइडिया दे रहे हो। नहीं, ये तुम लोग की बस की नहीं है ना, तुम कहाँ चक्कर में पड़ो, ये सब पढ़ाई करो ना, ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो बहरहाल, तो ये वाली बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर। अब दिक्कत यस सर है, दिक्कत अब आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि भाई साहब ये बताइए, ई नॉट तो हमने निकालना सीख लिया कि ये टेबल से इन वैल्यूज को उठाएंगे, घटाएंगे, आ जाएगा ई नॉट। ये बला क्या है, ये कैसे निकालेंगे हम? ई सेल कैसे निकालेंगे? यानी जो एक्चुअल सिस्टम, इस इलेक्ट्रोड का अगर मैं सेल पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो वो कितना आएगा, ये कैसे निकाले, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो यही, हाँ सर, ई सेल ई के साथ नहीं निकलेगा, शी के साथ तो निकल जाएगा ई सेल भी। फिर से बोलो, ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और हमने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोड लगा दिया जिस भी कंडीशन पे, तो उसका तो पोटेंशियल आ जाएगा ना। है क्या? मतलब हमारा हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो C1 मोलर वाली हमने ले लिया, तो उसका। लेकिन फिर तुम वो अलग अलग का निकालोगे क्या? नहीं समझ रहे हो? एक बार C1 कंसंट्रेशन लोगे, C2, C3, C4, C5, कितने याद करोगे? नहीं सर, वैसे कह रहा हूँ, मतलब पॉसिबल तो है ना वैसे कैलकुलेट करना। मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए निकाल लीजिए, बस बात खत्म हो गई। लेकिन फिर वही है ना कि कंसंट्रेशन वही थोड़ा रहेगी, किसी और सवाल पे कुछ और होगी, तो आपको टेबल कहां से दूंगा मैं? मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसलिए वो टेबल तो यही की ठीक है सर, स्टैंडर्ड केस में एक टेबल बना दी गई है, ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस आर 1 मोलर, उसकी एक टेबल तैयार कर लीजिए, ई नॉट तैयार।
लेकिन सर ई के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ई की तो करोड़ों वैल्यू हो जाएंगी। कभी कंसंट्रेशन जिंक प्लस 2 की 0.1 है, कभी 0.01 है, कभी 0.001 है, कभी 0.02 है, तो कितनी टेबल याद करेंगे अकेले जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की? तो ये मुश्किल हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कोई तो तरीका होगा कि हम सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का ई कैलकुलेट कर सके। अब हम आते हैं इसी बात पर, और ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर जेई में और नीट में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट साहब का मानना यह है, या नर्स्ट मैडम थी शायद, कोई बता रहा था, पता नहीं। ठीक, तो इनका मानना यह है कि जो इनका कहना यह है कि मैं आपको सेल या इलेक्ट्रोड का, सेल ले लो तो दोनों इलेक्ट्रोड जुड़ गए, और इलेक्ट्रोड ले लो तो एक ही बर्तन हो गया। तो चाहे सेल ले लीजिए चाहे एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए, इनका कहना यह है कि मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का या सेल का ई नॉट नहीं, ई कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ई नॉट। मैंने कहा ठीक है, ई नॉट तो मुझे मिल ही जाता है, ई नॉट तो टेबल में दे रखा है, तो ई नॉट की मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे ई नॉट की मदद से ई कैलकुलेट करना सिखा दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। बिकॉज ई इज एक्चुअल एंड ई नॉट इज, अगर 1 होता या स्टैंडर्ड होते तो होता, ना है ना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो हम हैं उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ ई है, तो ई कैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ ई नॉट, वो हम देखते हैं। ठीक, तो ये नर्स्ट इक्वेशन के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेल रिएक्शन जो है वो ये दे रखी ए प्लस, ये हम सिर्फ एक डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम समझ जाओ, सी प्लस डी, ये एक सेल रिएक्शन, मतलब समझ रहे, सेल रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिससे सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सेल की एक रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो भी फ्री एनर्जी चेंज होगा वही वर्क में कन्वर्ट होगा। तुम थोड़ा सा अकल लगाओ जरा, कुछ लोगों को कम समझ में आता है। ये बताओ सेल वर्क क्यों कर रहा है? टॉर्च कैसे जल रहा है? थोड़ा सा इस बारे में 1 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। टॉर्च कैसे जल रहा है? क्योंकि सर रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से टॉर्च जल रही है। अरे भाई, रिएक्शन से टॉर्च जल रही है, ये क्या इलॉजिकल सी कहानी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा असेंबली है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या लेना देना है? लेना देना। समझो, अगर कोई रिएक्शन, किसी सेल के अंदर कोई रिएक्शन हो रही, मान लो ये, ठीक, ये सेल रिएक्शन वर्किंग है कि नहीं सेल, वो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है यार। कहां से आती है वो एनर्जी? वो आती है फ्री एनर्जी। इन दोनों प्रोडक्ट्स की कुछ फ्री एनर्जी होगी और इन दोनों रिएक्टेंट्स की कुछ फ्री एनर्जी होगी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम। ठीक, अब बताइए क्या होगा? रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के पास कन्वर्ट होना शुरू करेंगे तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी, भाई शुरू में तो प्रोडक्ट होंगे ही नहीं, तो यानी प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी 0 है और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी मैक्सिमम, यानी शुरू में जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस है वो मैक्सिमम। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगेंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वो रिलीज एनर्जी तुम्हें वर्क के फॉर्म में मिलती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब तक रिएक्टेंट साइड की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट साइड की फ्री एनर्जी से ज्यादा है तब तक सेल काम करता रहे। समझो, लेकिन होगा क्या सर? धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे, वो साहब बढ़ते जाएंगे, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी बराबर हो जाएगी। अब जो रिलीज एनर्जी होगी वो 0 होगी, करना बंद कर देगा। बताओ, समझे? यानी वर्क कहां से, सेल एनर्जी कहां से दे रहा है? सेल एनर्जी दे रहा है इन फ्री एनर्जी चेंजेस की वजह से। इफ द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन सेल इज वर्किंग। अदरवाइज इफ दिस इज रिवर्स, द सेल इज नॉन वर्किंग। कुछ समझो, यानी सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब तक रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज हो रही है तब तक सेल वर्किंग। और एनर्जी कब तक रिलीज होगी? जब तक प्रोडक्ट्स की एनर्जी, फ्री एनर्जी, वो रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी से कम। ज्यादा आदमी कम आदमी के पास गया, एनर्जी रिलीज कर दी। ज्यादा वाला आदमी कम आदमी के पास गया, एनर्जी रिलीज कर दी। यानी जब तक रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी से ज्यादा है तब तक एनर्जी रिलीज होती रहेगी और सेल वर्क करता रहेगा। कुछ समझे? तुम बताओ, ज्यादा अगर आदमी कम में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। और ये तो हमने पढ़ रखा है कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती है। यानी सेल वर्क तभी कर रहा है जब रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती जाएगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों की फ्री एनर्जीज आपस में बराबर हो जाएंगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिएक्शन सीज कर जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी और टॉर्च जलना
बंद हो जाएगा। जब टॉर्च जलना बंद हो जाएगा तो आप अपने सेल को चार्ज करेंगे। जब आप उसको चार्ज करेंगे तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी फिर से बढ़ती चली जाएगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती जाएगी। अब इनका डिफरेंस फिर से निगेटिव हो जाएगा। चार्जिंग से निकालकर मैं इसको फिर से टॉर्च में डालूंगा, टॉर्च फिर जलने लगेगा, क्योंकि अब फिर से ये काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये बराबर होगा फिर से सेल बंद हो जाएगा, मैं इसको फिर से चार्ज करूंगा तो उल्टा काम शुरू हो जाएगा। फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा। यानी चार्जिंग इज रिवर्स। समझो बात को, चार्जिंग किसे कहते हैं? चार्जिंग का मतलब है आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, क्योंकि अब आप रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी कब बढ़ेगी? जब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा। और रिएक्टेंट का अमाउंट कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यानी चार्जिंग का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन और डिस्चार्जिंग का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जब तक फॉरवर्ड चलती रहेगी जब तक डेल्टा जी जीरो नहीं हो जाता। और जैसे ही रिएक्शन का डेल्टा जी होगा रिएक्शन बंद हो जाएगी। अगर आप इस सेल को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो अब आप इसकी एनर्जी को फिर से बढ़ाइए और इसकी एनर्जी को घटाइए, और वो तभी होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। यानी इस बात को सब लोग ध्यान रखें, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन अगर ए से बी है तो चार्जिंग की रिएक्शन बी से ए मानी जाएगी, क्योंकि जब तक वो बी से ए नहीं होगी तब तक ए का अमाउंट बढ़कर वो अपनी फ्री एनर्जी को नहीं बढ़ा पाएगा और बी का अमाउंट घटकर अपनी को नहीं घटा पाए। यानी शुरू में ये था कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम। बताओ वर्किंग या नॉन वर्किंग? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी वर्किंग वर्किंग कर रहा है। तो अब वर्किंग करेगा तो क्या होगा सर? इसका अमाउंट कम होगा और इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो सर ऐसे बराबर हो गया, काम खत्म। ठीक, अब सेल दोबारा कैसे काम करेगा? सर इसको फिर से ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। ये कब होगा? जब रिएक्टेंट बढ़ने लगे। रिएक्टेंट कब बढ़ते हैं भाई? जब रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। इसका मतलब जब आप चार्जिंग करते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है, और जब आप डिस्चार्जिंग करते हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करती है। यानी अगर किसी सेल में कॉपर रिड्यूस हो रहा है वर्किंग कंडीशन में, तो चार्जिंग की कंडीशन में वो कॉपर ऑक्सीडाइज करेंगे। समझो, यानी अगर जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड है तो चार्जिंग की कंडीशन में कॉपर का एनोड और जिंक का कैथोड बनेगा, ये कंफर्म, वरना सेल चार्ज नहीं हो सकता। सो चार्जिंग इक्वेशंस हमेशा डिस्चार्जिंग इक्वेशंस के रिवर्स मानी जाती है। खैर, इस बारे में बात करते हैं। तो अब मान लीजिए ये रिएक्शन है और वो कह रहा है भाई ये बताइए इससे हम सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ई नॉट। तो देखो, इसके लिए ना एक इंफॉर्मेशन है जो हम चाह रहे हैं तुम थोड़ा सा याद रखो। वो ये है, किसी भी एलिमेंट की जो फ्री एनर्जी होती पर मोल, वो उसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से इस तरह से रिलेट होती, इस तरह से रिलेट होती। यानी अगर ए के 1 मोल की फ्री एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो वो जीए होगी, दैट इज जीए नॉट प्लस आरटीएलएन ए। ठीक, अगर आप ए मोल की निकालना चाहते हैं तो ए मोल की कितनी होगी? ए जीए इज इक्वल टू ए जीए नॉट प्लस आरटीएलएन ए रेस टू पावर ए। बताओ ठीक है? ये ए से मल्टीप्लाई कर दिया? यस सर। अच्छा, अब अगर बी की बात करते हैं तो बी की जो फ्री एनर्जी होगी, अगर मैं बी मोल फ्री एनर्जी निकालता हूं तो वो बीजीबी होगी, एंड दिस बीजीबी इज इक्वल टू बीजीबी नॉट प्लस आरटीएलएन बी रेस टू पावर बी। अगर सी की बात करें तो सीजीसी इज इक्वल टू सीजीसी नॉट प्लस आरटीएलएन सी रेस टू पावर सी। और अगर मैं डी की बात करूं तो डीजीडी इज इक्वल टू डीजीडी नॉट प्लस आरटीएलएन डी रेस टू पावर डी। मुझे सारे लोगों की फ्री एनर्जीज पता चल गई। अच्छा, अब ये बताइए, जब सारे लोगों की फ्री एनर्जी पता चल जाती है तो जो फ्री एनर्जी चेंज है वो निकाला जाता है। तो चलिए अब मैं इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज निकालता हूं। क्या होगा इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज? रिएक्शन एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो दैट विल बी सीजीसी प्लस डीजीडी माइनस एजीए प्लस बीजीबी। दिस इज द फ्री एनर्जी चेंज, जिसको आप डेल्टा जी कह सकते हैं। चलिए सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहां पर। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा समझना, सीजीसी को ये लिख सकते हैं और डीजीडी को ये लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप समझना जरा बात को। डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब तुम पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अच्छा मैं सही से लिख देता हूं, सीजीसी नॉट प्लस डीजीडी नॉट माइनस एजीए नॉट plus BGB naught, this minus this, plus RT-ln C raised to power C, D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B। थोड़ा सा अपने आप समझना और जरा बताना क्या ये सही लिख रहा हूं मैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT-ln के। बताओ ये कुछ समझ पाएगी नहीं?
सर ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज को आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश की। आप चाहे तो इसको के बोले, चाहे आप इसको क्यू बोले। इक्विलिब्रियम पर यही के, यही क्यू के बन जाता है, अदरवाइज आप इसको क्यू बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी आपकी इक्वेशन। और तुम्हें याद भी होगा, तुम्हें बताया भी गया था, अगर फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है, यानी इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस RT/ln K के बराबर होती है। पता है ये वाली बात? यानी अगर फ्री एनर्जी चेंज 0 है, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम कितना होगा बताओ? अभी हमारी बात हुई थी, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो फ्री एनर्जी चेंज कितना होता है? 0। तो अगर फ्री एनर्जी चेंज 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस RT/ln K के बराबर होगी। वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। यानी एट इक्विलिब्रियम, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K। ये भी एक इक्वेशन है जो डेल्टा जी नॉट को K के साथ लिंक करती है। हालांकि इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, अभी बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं सर। यहां तक आपने डिराइव करके दिखाया है कि डेल्टा जी जो होगा वो डेल्टा जी नॉट के साथ इस तरह से लिंक होगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर एक डाउट था। हाँ सर जैसे आप इक्विलिब्रियम पे दोनों मतलब प्रोडक्ट वाले हाथ को भी उसकी भी एनर्जी बढ़ा रहे हो। हाँ, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ रही है, रिएक्टेंट्स की घट रही है। अगर तो ऐसा है सर, ये ऐसे तो अपन एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं कि इधर वाली पूरी इधर से चली गई, रिएक्टेंट वाली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे? एनर्जी तो कंजर्व ही होती है। सर समझो मतलब बात को, इसमें रिएक्टेंट convert करते प्रोडक्ट्स तो की अपन एनर्जी 50 Yes, और sir। रिएक्टेंट की एनर्जी 20, तो 30 कहाँ है? सर 30 रेजिस्टेंस में ले ली ना। तो वर्क हुआ ना। यस सर। तो वो अपन तो कंजर्व कर रहे हैं, इन्हीं में दोनों हाथों में कंजर्व कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एनर्जी कहाँ से लेगा? रेजिस्टेंस में जो करंट क्रॉस हो रही है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस के पास हो ना कोई एनर्जी आएगी? जो भी एनर्जी है वो एनर्जी करंट के थ्रू ही फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस के अंदर, और वो एनर्जी 50 माइनस 20 30 के बराबर ही होगी। अभी वो एनर्जी ही वोल्टेज से मैं लिंक करने जा रहा हूं। तुम लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी वोल्टेज में से, अब ये शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह कुछ पढ़ी है तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी वोल्टेज का सेल का ईएमएफ ई है और उसमें से क्यू चार्ज पास होता है तो वर्क डन बाय द सेल इज क्यू ई। पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं है? सुना है तुम लोगों ने ये? अगर सेल का ईएमएफ ई है और उसमें से क्यू चार्ज पास हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेल ने कितना काम कर दिया? क्यू ई के बराबर। वही यहां पर लेके आने जा रहा हूं मैं। कैसे? सर ये डेल्टा जी है जो कि सेल ने एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस की, और ये डेल्टा जी नॉट है जो सेल तब करता जब इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते। नॉट 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 नॉट, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो वर्क डन निकालने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अगर अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कि अगर अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो जो इक्वेशन हमारी आ रही है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln K आ रही। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? डेल्टा जी की बात करता हूं। दिस इज द वर्क डन बाय द सेल। ठीक, थोड़ा सा अपने आप समझना। इट इज माइनस NF E सेल, दिस इज माइनस NF E नॉट सेल प्लस RT/ln K। अगर मैं पूरी इक्वेशन को NF माइनस NF से डिवाइड कर दूं तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT/NF ln concentration of C raised to power C, D raised to power D, A raised to power A, B raised to power B। और ये है मेरी नर्स्ट इक्वेशन जो हमें तैयार करनी। अब तुम इसको थोड़ा सा समझ के देखो कि किया क्या गया। कितने लोग तुम में से ये समझ पा रहे हैं कि डेल्टा जी को माइनस NF E सेल कैसे लिखा गया और डेल्टा जी नॉट को माइनस NF E नॉट कैसे लिखा गया? सोचो जरा, थोड़ी अकल लगाना, बड़बड़ाना नहीं, कुछ पूछना नहीं, पहले सिर्फ अकल लगाना जरा। सेल का ईएमएफ ई मान लेते हैं एक्चुअल। ठीक, अगर उस सेल में n मोल इलेक्ट्रॉन निकल गए, तुम्हें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, तो फिर n मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज n फैराडे होगा। यानी अगर किसी सेल का ईएमएफ ई है और उसमें से n मोल्स इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इसका मतलब NF चार्ज पास हो गया, तो जो सेल ने वर्क किया वो होगा माइनस NF ई सेल। समझो बात। सर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है? हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब आप लिखते हैं ना तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 होता है। यस सर। ये तो 1 का चार्ज हो गया। 1 मोल का निकालोगे तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू अवोगाड्रो नंबर। यस सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9006.5 ऐसे कुछ आता है कूलम।
इस 96500 को ही 1 फराडे बोलते हैं। ओके सर, कांस्टेंट इसका मतलब ये हुआ 1 फराडे इज 96,500 कूलम। तो अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई सेल रिएक्शन हो रही है और उस सेल रिएक्शन में सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है वो n फराडे है, तो इसका मतलब n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ n फराडे चार्ज पास हुआ। और अभी तो कि अगर किसी सेल का ईएमएफ ई हुआ और उससे NF चार्ज पास हुआ तो जो भी वर्क होगा वो Q इंटू E के बराबर होता है। तो अगर n फराडे चार्ज हुआ पास तो टोटल चार्ज n मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो इसका मतलब n फराडे चार्ज पास हुआ। दैट मींस चार्ज पास इज NF फ्रॉम E सेल, सो द वर्क डन बाय द सेल इज माइनस NF E सेल। सिमिलरली अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होता तो वर्क डन कितना होता, माइनस NF E नॉट सेल। यानी यहां से जो याद करने की दो बातें आ रही, एक बात क्या निकल के आ रही है, एक बात निकल के आ रही है कि जो डेल्टा G नॉट होता है आप उसको माइनस NF E नॉट सेल कह सकते हैं, और जो डेल्टा G होता है आप उसको माइनस NF E कह सकते हैं। ये दो बातें और याद करने की लगती। अब दूसरी बात क्या है, अब तुम खुद बताओ ना, डेल्टा G अगर नेगेटिव हुआ, माइनस क्यों बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, डेल्टा G अगर नेगेटिव हुआ तो वर्किंग हुई कि नहीं सेल की, ये वर्किंग है कि नहीं हुई? Yes sir. काम है, तो डेल्टा G नेगेटिव होगा सर, ये वर्किंग। अच्छा, डेल्टा G अगर नेगेटिव हुआ तभी तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वर्किंग है तो ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव आएगा जब यहां माइनस लगा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो ई सेल के पॉजिटिव होने की कंडीशन है कि आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आपको ई सेल पॉजिटिव मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा G है वो माइनस NF E सेल के बराबर और डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट सेल के बराबर। ये एक नस्ट इक्वेशन है जिसके अंदर तमाम चेंजेस किए जा सकते हैं, और उनमें से एक चेंज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ई सेल को तो ई सेल रहने दें, ई नॉट सेल को तो ई नॉट सेल रहने दें, लेकिन R, T और F की वैल्यू पुट कर दें। R, T, F और Ln की वैल्यू अगर पुट करें तो दिस इज 0.0591 अपॉन n log ऑफ C रेस्ट पर C D रेस्ट पर D अपॉन A रेस्ट टू पावर A इंटू B रेस्ट पर B के बराबर है। यानी अगर मैं अपनी नस्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन ये नस्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि R दुनिया कांस्टेंट मानती है, टेम्परेचर मैंने 298 रख लिया, दैट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और F फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 होती है। लॉग Ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब कुछ करने के बाद ये वाला गोला इतने के बराबर बन जाता है। यानी फाइनली ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब तुम देखो जरा, R इज वही है 8.314। यस सर। तुम देखो अगर सेल का ई नॉट पता हो तो क्या सेल का ई निकल आएगा? यस बस आप मुझे कंसंट्रेशन दे दीजिएगा, वो तो आपको दी जाएंगी, C1 मोलर, C2 मोलर, वो सब आपको याद रख दीजिएगा, खत्म हो गया। ई नॉट दे रखा है, ई नॉट कहां दे रखा है? अरे वो तो टेबल से मिल जाएगा, समझ बात को, ई नॉट टेबल से मिल जाएगा, वो यहां पुट कर देंगे, ई सेल की इक्वेशन बनाएंगे, खट से ई सेल हो, एंड दिस इज एक्चुअल, ये है एक्चुअल वर्क। ये वो है जो सेल कर रहा, ये सेल का एक्चुअल ईएमएफ है जो वो कर सकता है यहां से, और वो था जो वो करता जब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होता, ना वो है ना वो करेगा तो वो ये। यानी नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो सेल की ई नॉट वैल्यू को यूज करके सेल के एक्चुअल ईएमएफ को कैलकुलेट करके देती है, और ये बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है जिसपे हर साल जेई के पेपर में या नीट के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। सर यहाँ पे n क्या है? n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये n था ना, n फराडे, मतलब ये n क्या था तुम बताओ ना, n क्या है? ये n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर n हो गया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वो ई सेल लिखा है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारे, and this is they are reactants। ओके इतनी खूबसूरत रिएक्शन है ये कि आप चाहें तो सेल के ऊपर अप्लाई करके सेल का ईएमएफ निकाल लीजिए, और आप चाहें तो किसी इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करके इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकाल लीजिए। यानी सेल का
मदद से सेल का ई आ जाएगा और इलेक्ट्रोड की नॉट की मदद से इलेक्ट्रोड का ई आ जाएगा अगर आप कंसंट्रेशन यूज करते हैं। मैं करूंगा ये वाली बात। सर आपने ये जो इक्वेशन लिखी है वो आपने एट 298 K पे लिखी है। बिल्कुल, अगर 298 केल्विन, हाँ, अगर 298 नहीं हुआ तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं। और सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये बताओ, ऊपर वाली तो जनरल है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ऊपर वाली यूज कर लेंगे बस। लेकिन अब ये कि और दूसरी बात, अगर उसने 298 केल्विन नहीं भी दिया है तो भी हम आंसर यही लिख देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन चल रही है, तो रूम टेम्परेचर चल रही तब तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर वो जबरदस्ती लिख दे कि भाई 298 नहीं है भाई साहब, तो आप समझ लीजिएगा अगर 298 नहीं है तो फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये जनरल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। टेम्परेचर वो आपको देगा, आप ऊपर पुट करिएगा, ln की वैल्यू निकालिएगा, f रखिएगा, n रखिएगा, सब करिएगा, तब आएगा आंसर। हाँ ऋषभ। ओके सर। सर किसी अकेले इलेक्ट्रोड का ईएमएफ का क्या सेंस बनता है? क्यों एक अकेले इलेक्ट्रोड का ई नॉट का कोई सेंस बनता है कि नहीं? ई नॉट तो हमने जब निकाला था ना स्टैंडर्ड पे, हमने शी के साथ उसको रखा था तब। जब हमने उस इलेक्ट्रोड को ई नॉट स्टैंडर्ड पर लिया तो उसका स्टैंडर्ड निकला। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी मैंने कॉपर की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली तो 1 मोलर कॉपर का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकला। अगर कॉपर 1 मोलर की जगह 0.1 मोलर होता तो क्या उसका ईएमएफ स्टैंडर्ड होता? नहीं। तो वो कैसे निकलता? वो निकलता उसके ई नॉट की मदद से इस इक्वेशन। ओके सर। इसके लिए नहीं कुछ भी, कोई भी पोटेंशियल निकालिए, इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करिए बस। किसी भी इक्वेशन के ऊपर आप नस्ट इक्वेशन लगाकर उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, देखो तुम अगर रिडक्शन निकाल लोगे तो माइनस लगा के अपने आप ऑक्सीडेशन मिल जाए। समझ में आ गया भाई? Yes, देखो आज इतना ही कर रहे हैं, है ना, आज इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में इसी के प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लेना। मतलब जहां से भी कर सकते हो, कम से कम वीक एसिड की पीएच निकालना, समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालना, थोड़ा थोड़ा जो कर सकते हो वो तो कम से कम एक बार आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के रिवाइज कर लेना। ओके सर। ठीक है ना? सर कुछ डाउट्स था। पूछो सर एक तो ये था कि आप ये एनर्जी चेंज कर रहे थे जो बैरियर को ऊपर नीचे करके, सर इसमें थोड़ा डाउट था। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हम बताते ना क्या गड़बड़ लग रही है, तुम लोग असल में दिमाग लगा रहे हो। दिमाग मत लगाओ, ऐसे सोचो जरा, एक रिएक्शन हो रही है, ठीक, इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी को रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी से माइनस करना पड़ेगा। यस सर। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसका मतलब बाहर निकल गई। यस सर। इसका मतलब एनर्जी मिल गई, वर्क हो गया। यस सर। अच्छा, तो यानी जब तक ये माइनस में है तब तक वर्क होगा, जैसे 0 होगी वर्क बंद। समझ में आया? यस सर। यानी जब तक किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है तब तक सेल वर्क करेगा। जैसे ये दोनों एनर्जीज बराबर होंगी सेल का काम करना बंद हो जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं सेल आपको फर्दर वर्क करके दे तो आपको अब फिर से रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी घटानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करनी पड़ेगी, जो कि एक्सटर्नल एजेंट कर सकता है, आप नहीं। क्यों? क्योंकि उल्टी रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक फ्री एनर्जी घट रही है तब तक स्पॉन्टेनियस। अब अगर आप उल्टा ले जाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज करंट। जब तक करंट नहीं तब तक सेल की चार्जिंग नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी चार्जिंग के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज चार्जिंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट डिस्चार्जिंग इज स्पॉन्टेनियस। क्या टॉर्च जलाते वक्त बार बार उसको कुछ करना पड़ता है? बस सेल लगाइए, टॉर्च जल रहा। कब तक? जब तक स्पॉन्टेनियस। कब तक? जब तक डेल्टा जी 0 नहीं हो जाता। अगर आप सेल से वर्क लेना चाहते हैं दोबारा से तो आप पहले सेल को चार्ज करिए। चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक वर्क की जरूरत पड़ेगी। सेल अपने आप चार्ज कभी नहीं होता, क्योंकि चार्जिंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डिस्चार्जिंग इज स्पॉन्टेनियस। ओके सर। सर एक और डाउट था, जैसे अपन ने पीछे जो क्वेश्चंस किए कि अपन इनकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं, हाँ। तो इनमें एक और भी आता है कि अपन मेटल को इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो सर उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ऐसा था कि जिंक था, मतलब CuSO4 का वो था इलेक्ट्रोड, उसको जिंक में डिसॉल्व कर रहे थे, जिंक के पॉट में। हाँ। तो उन्होंने एक मतलब मेथड यूज किया था कि जो अपना बर्तन है उसको एनोड मान लो और जो डाल रहे हैं उसको कैथोड मान के इक्वेशन बना लो। हाँ। तो सर वो हमेशा बर्तन को एनोड ही मान रहे थे,
मतलब वो उस केस में मानना है जिसमें जिंक और कॉपर लिया गया। मतलब अगर तुमने बर्तन को एनोड माना है तो इसका मतलब वो बर्तन ऑक्सीडाइज होने लायक है, और जिस इलेक्ट्रोड को कैथोड माना है दैट मींस उस बर्तन से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो कैथोड पर जाएंगे और रिडक्शन होगा। तुम जो पूछ रहे हो ना वो सेम वही कहानी है जो आज हमने ईएमएफ को लेके की है। तुम एक बार जरा ईएमएफ से लिंक करना जो आज हमने बात की थी। ई नॉट जो है अगर पॉजिटिव है तो वर्किंग है, अगर ई नॉट पॉजिटिव नहीं है तो नहीं। तुम एक बार बर्तन को पलट के देखना, बर्तन को ले लेना कैथोड वाली मेटल का और कैथोड वाले मेटल को ले लेना बर्तन, तुम्हें अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यस सर। सर मेरा डाउट ये था कि वो बर्तन कैसे फिक्स कर देने कि बर्तन एनोड ही होगा हमेशा, अपन तो उल्टा कर देंगे तो सेल वर्किंग हो जाएगा। वो वर्किंग ही होना चाहिए, मतलब समझ रहे, वो वर्किंग ही होना चाहिए। अगर आप उल्टा करके वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसे बताना था कि ये वर्क मतलब डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो जिंक को कॉपर में डालो कि कॉपर। उसने कंडीशन लगा के दे दी। तो कल भी मैंने बात की थी, होगा या नहीं होगा उसके लिए क्या तरीका है, आप ई नॉट कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर पॉजिटिव आया तो होगा, अगर निगेटिव आया तो आप क्या बोलेंगे, बर्तन को लो ये और इसको लो वो, तब होगा। यस सर। है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर इसकी डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हैं शुरू वाली देखो करके। मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की होगी या इसकी ई नॉट वगैरह की होगी तो कर सकते हो, करो। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर एक बात बोलनी थी आपको। सर जो टेस्ट का रिजल्ट आता है ना, मतलब केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस आते हैं मतलब होते ही नहीं है सबके। अच्छा। और सर कुछ गलत होते हैं तो पता भी नहीं चलता क्या सही है। अच्छा। और सर उसको हम नेट पे चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि डायग्राम तो बनते नहीं है नेट पे ऑर्गेनिक के। हाँ, तुमने ये बात पहले भी बोली थी सर। मतलब कल तो मतलब 4 क्वेश्चन लगातार गलत थे मेरे हिसाब से जो होने चाहिए। कल टेस्ट किस सिलेबस का था सर? जियो मतलब कल सर आरईपी का टेस्ट था ना, पूरी जीओसी आई थी। अच्छा। जीओसी हाइड्रो वो ग्रिग्नार्ड, हेलो एल्केन्स वगैरह और सॉलिड स्टेट फिजिकल। अच्छा, ये सब आया था सर। एक बार याद देख लेते हैं तब बताते हैं तुम्हें। फिर मैं अब एक बार देख लेता हूँ आरईपी का पेपर क्या था सर। मतलब एक्चुअली ना सॉल्यूशंस नहीं होते हैं उसमें। नहीं तो जीओसी वगैरह में गड़बड़ थी, किस टॉपिक में गड़बड़ थी सर? जीओसी और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले में उसमें गड़बड़ थे सर। उसमें एक्चुअली गड़बड़ ना भी हो तो पता नहीं चल पाता ना गड़बड़ है या नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन ही नहीं होता। कोई एक सवाल पूछ लो सर। एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें कि इनमें से कौन सा वीकर एसिड है। तो नंबर ऑफ बताने थे। तो उसमें 5 आ रहे हैं लेकिन आंसर 3 दे रखा है। किससे वीकर है? फिनॉल से। फिनॉल से, अच्छा। तो और उसमें बड़े सारे 8 एक ऑप्शंस थे, उसमें से बताना था। इंटीजर टाइप था सवाल। अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ सर उसके अंदर बताया हुआ था कि OH जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है H2O से, और उसको सही कर रखा था। OH माइनस इज वीकर न्यूक्लियोफाइल। यस सर। अच्छा सर ये तो गलत ही है ना। हाँ, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। यस सर। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।